क्या ये हिरोशिमा नागासाकी को ये पेंसिल उड़ा सकता है? हाँ, आपने कुछ अगर उल्टा सीधा पुतिन को लिख दिया फ्रॉम हिरोशिमा नागासाकी तो फिर भी उड़ सकता है, बट जोक्स अपार्ट, जी हाँ, इसमें इतना एनर्जी है कि ये हिरोशिमा नागासाकी को फिर से उड़ा सके या एक न्यूक्लियर रिएक्टर चल सके। कैसे? इस चीज़ को समझना है अगर, तो आओ चलो इस आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से हम समझते हैं। सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल. So today's lecture is about nuclear physics, right? I know that many of you have confusions on this very specific topic, and in this topic we will learn mainly about nuclear forces, the property of nuclear forces, and binding energy. These two are the most crucial topics of nuclear physics. If you understand this two topics very clearly, then nuclear physics will be very much easier for you. Okay, so now let's start with the properties of nuclear forces. Before starting with the property of nuclear forces, let me tell you some important points. So I hope that you all know some points about the nucleus, that nucleus is present inside an atom, right? Okay, nucleus contains two types of particles. Name them. Number one is it is called proton, and number second what it is called neutron. These are the two types of particle that is present in what, that is present in our nucleus, right? So basically if we talk about broadly about the atom, suppose this is an atom, and in that atom the central core region is called as the nucleus, while the peripheral region is the electron rich region or the electron cloud rich region. Yes, you all know about it. Very good. Okay, so in the electron cloud region you all know that electron is present, right? इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. सपोज ये इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है. ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन. ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी. अगले क्लास में अगर थे आपको याद होगा वैल्यू आपको कि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बात करेंगे. जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. 1.6 इंटू कितना होता है, 10⁻⁻19 कूलम. प्रोटॉन का कितना होता है, पॉजिटिव, वही सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. लेकिन जब हम न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता. न्यूट्रॉन जो होता है चार्जलेस होता है, ठीक है. लेकिन अगर हम बात करेंगे मास के बारे में ना, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कितना होगा बताना. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वाइल जो प्रोटॉन होता है उसका मास होता है 1.6725 इंटू 10⁻27 kg. और अगर आप न्यूट्रॉन के बारे में बात करोगे तो उसका मास होता है लगभग 1.675 इंटू 10⁻27 kg, राइट. तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि इससे आपका केमिस्ट्री का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और आपका फिजिक्स का भी सॉल्व हो सकता है, राइट. कि सपोज करो ये है आपके पास एक वेइंग मशीन, इसको क्या बोलते हैं, वेइंग मशीन, या हिंदी में इसको बोलते हैं तराजू. क्या बोलते हैं, तराजू, ठीक है. ओके, सो ये तराजू में आपने क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन रखा है. इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बहुत लाइट पार्टिकल होता है, मतलब बहुत हल्का पार्टिकल होता है, इसका कोई वजन नहीं होता. वही अगर मैं न्यूट्रॉन के बारे में बात करूँ तो न्यूट्रॉन जो होता है वो बहुत भारी पार्टिकल होता है, ठीक है. ये बेसिक सा पॉइंट था. अगर मैंने तराजू मशीन में रखा तो इसका वजन मेरे को बहुत ज़्यादा दिखाया. इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लगभग वेटलेस होता है, ठीक है ना. तो सपोज करो अगर मैं आपको एक एटम दे दूँ, ये एक एटम है. इस एटम, अगर मैं एटम के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, उसमें प्रोटॉन भी होगा और उसमें न्यूट्रॉन भी होगा, राइट. तीनों चीज़ होंगे. तो सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ही प्रोटॉन है और 5 ही न्यूट्रॉन है. तो मुझे बताना टोटल मास इस एटम का कितना होगा. जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसका 5 गुना, जो प्रोटॉन का मास होता है उसका 5 गुना, जो न्यूट्रॉन का मास होता है उसका 5 गुना, राइट. तो मुझे बताना इलेक्ट्रॉन तो क्या है, मासलेस है. इलेक्ट्रॉन का मास 0 कर देते हैं सपोज करो, ठीक है. मासलेस मतलब बहुत हल्का है. और अगर मैं प्रोटॉन के बारे में बात करूँ तो प्रोटॉन का कितना था, 5 इंटू 1.67 अप्रॉक्स इंटू 10⁻⁻27 kg. अगर मैं प्रोटॉन के बारे में बात करूँ, प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन के बारे में बात करूँ तो न्यूट्रॉन कितना है, 5 है. तो 5 इंटू 1.67 अप्रॉक्स इंटू 10⁻⁻27 kg. अब आपको ये लग रहा होगा यार ये अप्रॉक्स का जो टर्म है ना बहुत मतलब याद करने वाला है. तो साइंटिस्टों, जो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ये जितना भी मेरा वैल्यू है ना, ये जितना भी वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 वाला, इसका एक नाम दे दिया. इसका एक नाम दे दिया. सपोज करो इसको बोल दिया x. तो ऐसे देखना वैल्यू है ना करने में बहुत आसानी होगा. तो क्या होगा 5x प्लस 5x, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 10x हो गया.
गया, मतलब ये एटम, ये एक सिंगल एटम का वेट कितना हो गया, 10x हो गया, ठीक है। तो ये जो x है ना, इसी x को हम क्या कहते हैं, AMU कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट, यानी एक एटम का जितना मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, AMU। नॉट एक एटम, एक्चुअली एक पार्टिकल। आप खुद बताओ ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 जो था, ये तो एक प्रोटॉन का मास था, उसको क्योंकि इस एटम में 5 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो एक्चुअली एक पार्टिकल का जो मास होता है ना, एक पार्टिकल का, तो मास ऑफ वन पार्टिकल, इसको हम क्या कहते हैं, AMU कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है AMU होता क्या है, और AMU आया क्या, साइंटिस्टों ने AMU जो टर्म है वो लाया क्यों, टू मेक द थिंग्स वेरी मच ईजियर, राइट। तो मुझे बताना इस एटम का मास कितना हो जाएगा, इस एटम का मास हो जाएगा 10 AMU, राइट। अगर मैं आपको इन फ्यूचर बोलूँ कि सपोज करो आपको मैं एक ऑक्सीजन का एटम दे देता हूँ, तो आपको ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन रखोगे तो कितना होता है, O816 होता है, ठीक है। तो ये 8 क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, और 16 क्या है, मास नंबर है। तो मुझे बताना 8 जो होता है इसी का वैल्यू क्या है, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, राइट। ये तो बेसिक नॉलेज है केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। जो 16 इसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मास नंबर कहते हैं। और मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। तो मुझे बताना, अगर मैं 16 माइनस 8 कर दूँ, 16 मतलब अगर मैं मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, उसमें मुझे मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये वेट नहीं है, ये नंबर है, मतलब ये गिनती है कि कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट और कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, राइट। तो ये गिनती है, नंबर है, ठीक है। चाहे वो एटॉमिक नंबर हो या मास नंबर हो, उसका मतलब वेट नहीं होता है, ये बेसिक है। आपको एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन का वेट कितना होगा एक एटम का। तो मुझे बताना, इस पूरे ऑक्सीजन के जो पूरा ऑक्सीजन है ना, इस पूरे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, और 8 क्या है, न्यूट्रॉन है, क्योंकि 16 माइनस 8 क्या होगा। तो कुल मिलाकर अब इलेक्ट्रॉन का वेट तो क्या है, लगभग 0 के बराबर होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही बचा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 16 हो गया। 8 और 8 क्या, 16 AMU। तो इसीलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो कितना होता है, एक ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है, 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 16 टाइम्स ऑफ सिंगल मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, राइट। बहुत आसान सा बात था ये, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको AMU का डेफिनेशन समझ में आ गया कि जो ये न्यूक्लियस होता है ना, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। इसमें एक परिवार में जैसे बहुत सारे मेंबर होते हैं ना, वैसे इसमें भी बहुत सारे मेंबर हैं। मेंबर का नाम क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब मुझे बताना कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एग्रीगेट हुए एक बहुत ही कन्फाइंड एरिया में, अब ऐसा क्यों ये एग्रीगेटेड है, ये डिस्पर्स क्यों नहीं है मीडियम में, क्यों ये न्यूक्लियस में आके रुक गए। रीज़न हो सकता था ना कि भाई एनवायरनमेंट में फ्रीली घूमे, ऐसा क्यों नहीं है, फ्रीली क्यों नहीं घूमते एनवायरनमेंट में, ठीक है। क्यों ये न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं, इसके पीछे का अगर मैं आपको रीज़न पूछूं तो इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है, और उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। क्यों, अगर मैं एक न्यूक्लियस को ले लूँ तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, इन दोनों के पास मास जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई भी दो एलिमेंट के पास मास है तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगेगा, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो दो तरह के लोग इस घर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इनको बांध करके रख रहा है, ठीक है, इस रिश्ते को बांध करके रख रहा है। लेकिन ओवर द टाइम जब आप देखोगे तो सिर्फ इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है। कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, देखो न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूट्रल है ना, और प्रोटॉन जो है वो तो चार्ज पार्टिकल है। तो मुझे बताना, ये पूरे न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो डिस्पर्स है, तो सपोज करो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन जो है वापस आ गया, तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन के बीच में क्या लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। तो ये रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन दूर जा रहे होते हैं। लेकिन भगवान की दया से ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है ये बहुत मिनिमम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा भी दोगे तो भी उतना कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा नहीं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। लेकिन इन दोनों फोर्स के अलावा न्यूक्लियस में एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। ये क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। सपोज करो आपको अगर कोई लड़की पसंद आती है, आपको लड़की क्यों पसंद आती है, क्योंकि आपको अट्रैक्शन हो रहा है, आपको वो अच्छी लग रही है,
राइट, तो वो अट्रैक्शन है। लेकिन घर में होता है वो आप उसके साथ हो, लेकिन घर में तो ऐसा नहीं होता ना, घर में अट्रैक्शन थोड़ी होता है। घर में क्या होता है, घर में एक प्यार होता है, वो उस तरह का प्यार होता है जो आप अपनी बीवी से करते हो, उस तरह का प्यार नहीं है, राइट। या अपनी गर्लफ्रेंड से जो करते हो उस तरह का प्यार नहीं है। लेकिन आप कभी भी एग्जिस्ट कर रहे हो ना, बिकॉज आपके घर वाले क्या बोलते हैं, हम साथ साथ हैं, मैंने आपको जन्म दिया या आप मेरे रिश्ते में ये लगते हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, मतलब बिना कोई अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है, ये तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। लेकिन ये जो है ना ही अट्रैक्शन है, ये ना ही रिपल्शन है। इसका मतलब क्या, ये एक अलग तरीके का प्यार है जो एक घर में एग्जिस्ट करता है बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, राइट। तो उसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। आपको पता होगा कि कोई भी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी इंसान के लिए, कोई भी बॉयफ्रेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका खुद का परिवार वाला होता है, राइट। सो इसीलिए इसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या है, हम साथ साथ हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये किन किन चीज़ों पे लगता है और ये कितना रेंज होता है इसका। देखो इसका जो रेंज होता है वो होता है 0.8 फर्मी, ठीक है। क्या होता है इसका रेंज, 0.8 फर्मी। फर्मी मतलब 10⁻⁻15 को हम क्या कहते हैं, फर्मी बोलते हैं, राइट। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ये किन किन पार्टिकल के बीच में लगता है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, ये दो प्रोटॉन के बीच में, चाहे दो न्यूट्रॉन के बीच में, और चाहे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में ये फोर्स लगता है। और ये बहुत स्टेबल फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है हमारे नेचर का, जो पूरे न्यूक्लियस को होल्ड करके रखा हुआ है। ये न्यूक्लियर फोर्स समझ में आ रहा है, वाई न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, बिकॉज ये होल्ड करके रखा हुआ है सबको, ठीक है ना। तो चलो एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं न्यूक्लियर फोर्स की, कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ सदस्य हैं उस घर में। अगर पहले के ज़माने में आपने देखा होगा भाईचारा बहुत होता था, बहुत सारे बड़ा फैमिली होता था, लेकिन सब एग्जिस्ट करते थे। तो मतलब जितना बड़ा फैमिली होगा उतना ज़्यादा भाईचारा होगा, राइट। वो लेकिन घर टूटना जो होता है ना, बहुत जल्दी टूट जाता है वो घर, भाईचारा भले ही कितना हो, जितना बड़ा फैमिली उतना जल्दी वो घर टूट जाएगा। देखो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन्स जिसको हम कहते हैं, या तो न्यूट्रॉन हो ले, या तो न्यूट्रॉन हो गया, या आपका हो गया, या प्रोटॉन हो गया, इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है न्यूक्लियर फोर्स। सपोज करो मैंने एक न्यूक्लियस लिया, उसमें मेरे पास 4 प्रोटॉन था और मेरे पास क्या है, 4 न्यूट्रॉन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। अगर ये दोनों बहुत पास पास है, कितना का रेंज है, 0.8 फर्मी के बीच में होगा, तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगा होगा और ये सब बाइंड करके रखेंगे एक न्यूक्लियस के अंदर में। लेकिन इन फ्यूचर अगर सपोज करो मैंने इसके अंदर में एक प्रोटॉन को और इंट्रोड्यूस कर दिया, या एक न्यूट्रॉन को और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या ज़्यादा हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा। बिकॉज ये एक समाज की तरह होता है, ये एक समाज की तरह होता है। समाज एक साथ होता है ना, कि जितने ज़्यादा लोग होंगे एक पार्टी में इकट्ठा, वो पार्टी उतना ही मशहूर होता है। तो वैसे ही न्यूक्लियर फोर्स दिखाते हैं, सब एक्टिंग करते हैं बाहर से कि हम कितने अच्छे हैं, हमारा कितना बड़ा परिवार है, लेकिन अंदर से कौन जानता है कैसा है कैसा नहीं। यही रीज़न है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप न्यूक्लियस जो है बहुत बड़ा ले लोगे, जब आप अब इतना ज़्यादा आपने पार्टिकल इसके अंदर में ठूस दिया, इतना बड़ा न्यूक्लियस हो गया कि ये जो न्यूक्लियस है सस्टेन नहीं कर पा रहा है। क्यों सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे का रीज़न मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करो ये तो है आपके पास ग्रीन वाला हो गया न्यूट्रॉन और ब्लैक वाला हो गया प्रोटॉन, ठीक है। ये जो था ये 0.8 फर्मी के बीच का दूरी था और इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था, ठीक है। लेकिन इधर अब क्योंकि ये समाज इतना बड़ा है, सबको दिखाने के लिए नहीं है, हम लोग भाईचारा है, बट ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो सपोज करो यहाँ पे क्या है, और प्रोटॉन है और तुम्हारा न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। तो देखना, मुझे बताना जब ये दूरी बढ़ गई तो मुझे बताना क्या न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। एग्जैक्टली हाँ, न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन क्या रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी हाँ, रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है बिटवीन टू सेम चार्ज पार्टिकल्स। तो उसकी वजह से इधर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ा रहे हो। देखो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 मतलब R1 स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर सपोज करो, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो अलग होता है। तो ये चार्ज के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब खुद बताओ ना, अगर प्रोटॉन 10 है तो चार्ज कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ ईच प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो मुझे बताना अगर मैं 100 कर दूँ तो क्या चार्ज तो बढ़ जाएगा। तो मुझे बताना क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो भी बढ़ जाएगा डेफिनेटली। जितना ज़्यादा पार्टिकल को ऐड करते जाओगे, आपस में क्या होगा, मुठभेड़ होगा, तनाव होगा, और ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आपको समझ में आया? तो इसीलिए क्या होता है, जो स्मॉल साइज के जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं,
उनमें होता है फ्यूजन, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा ताकि एक थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बन जाए, उसमें अच्छा खासा पार्टिकल आ जाए ताकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाए और वो बहुत स्टेबल हो जाए। लेकिन अगर आप इस बड़े न्यूक्लियस में और ज़्यादा पार्टिकल को ठूस दोगे तो न्यूक्लियस इतना बड़ा हो जाएगा कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, न्यूक्लियस का बहुत सारा पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। आपको ये समझ में आया न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है, अब आपको मैं एक जनरल प्रॉपर्टी जो हर एक टीचर आपको फिजिक्स का बताएगा कि सपोज करो ये एक न्यूट्रॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा पार्टिकल रखा हुआ है, चाहे न्यूट्रॉन हो प्रोटॉन हो, आई डोंट केयर, ठीक है। तो मुझे बताना ये जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से, और इसके ऊपर भी न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा। न्यूक्लियर फोर्स कोई वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, उसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है। तो मुझे बताना यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा इस बी वाले न्यूट्रॉन के पास, क्या नेट फोर्स जीरो होगा क्या? नहीं, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, बिकॉज ये कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। इसका मतलब आप जितना भाईचारा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा विद इन अ रेंज, ठीक है। लेकिन अगर आप इस घर को बहुत बड़ा कर दोगे तो एक इंसान कहीं सोएगा, दूसरे इंसान कहीं सोएगा, उनमें आपस में क्या मुठभेड़ होगा और वो न्यूक्लियस टूट जाएगा, वो घर टूट जाएगा। आपको समझ में आया? लेकिन इसी न्यूक्लियस में क्या है, एक बाहर में एक और न्यूट्रॉन रखा हुआ है, मतलब ये पूरा एक न्यूक्लियस है सपोज करो, और इसमें एकदम साइड में रखा हुआ जो इसके रेंज में नहीं आता, तो इसकी वजह से कोई फोर्स लगेगा नहीं, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये आउट ऑफ द सिस्टम हो जाएगा एक तरीके से। आपको समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो एम्स में क्वेश्चन आया था एजर्शन रीजन में, एजर्शन ये था कि ऑल न्यूक्लियाई हैविंग Z ग्रेटर देन 83 आर अनस्टेबल, और रीजन था बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। मुझे बताना क्या है ये स्टेटमेंट सही कि गलत है? एब्सोल्युटली इसका आंसर आप मार्क करोगे ए। इसका क्या मार्क करोगे आप आंसर? ए। क्यों ए मार्क करोगे? क्योंकि आइसोलेशन बोलता है कि जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं जिनका जो जेड मतलब क्या होता है मुझे बताना, जेड मतलब होता है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा और न्यूक्लियस टूट जाएगा। तो जेड एक क्राइटेरिया होता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर जेड का वैल्यू 83 से ज्यादा हो जाता है इसका मतलब न्यूक्लियस का टूटने का संभावना बढ़ जाता है। क्यों न्यूक्लियस का टूटने का संभावना बढ़ जाएगा? बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, वो इतना बड़ा एरिया में काम कर नहीं पाएगा और वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट हो जाएगा। चीज समझ में आया? ये एजर्शन रीजन, ठीक है। दूसरा एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स का, उसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। क्या नाम है? प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। तो मुझे बताना क्या होगा, आपको मैंने बताया था जब आप धीरे धीरे पार्टिकल्स को ऐड कर रहे हो तो क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन वो तो क्या भर रहे हैं, तो शुरू में क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बट ओवर द टाइम क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाएगा, तो न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट हो जाएगा विथ सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो दैट इज व्हाई न्यूक्लियर फोर्स इज कॉल्ड सैचुरेशन फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स का क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा। एजर्शन वही है कि ऑल न्यूक्लियाई हैविंग Z ग्रेटर देन 83 आर अनस्टेबल। लेकिन इस बार एम्स वाले ने क्वेश्चन पलट दिया, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर फोर्सेस हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। तो मुझे बताना क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। बिकॉज क्यों सही है? बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट कर जाएगा, एक इतना ज़्यादा Z को बढ़ा दोगे कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और न्यूक्लियस टूट जाएगा। अगला एक और रीजन एम्स वाले ने पूछा कि अरे हमारे बच्चे जो हैं वो यस सर से पढ़ रहे हैं और उनका नॉलेज बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, और एजर्शन वही है लेकिन अब मैं रीजन चेंज कर दूंगा कि लार्ज रीजन ये है बिकॉज इन लार्ज साइज न्यूक्लियस वीक फोर्स इज प्रेजेंट। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? मुझे बताना। आंसर जाएगा इसका सी, बिकॉज फोर्स कभी वीक नहीं होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। न्यूक्लियस में अरे भाई वो Z ग्रेटर देन 83 में टूटा क्यों? क्योंकि उसके अंदर में न्यूक्लियर फोर्स वीक फोर्स था? नहीं, न्यूक्लियर फोर्स वीक फोर्स नहीं था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर गया जहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब कुछ इक्का दुक्का कुछ प्रॉपर्टी है जो शायद कभी आएगा नहीं, बट मैं मेंशन करने के लिए बता देता हूँ कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना वो होता है तुम्हारा शॉर्ट रेंज फोर्स। दूसरा होता है इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्या होता है? जो कि फिक्स पॉइंट से पास करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे आपको ना एक ग्राफ बताना है। ग्राफ आपको ये बताना है कि सपोज करो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है
और ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ बनेगा कुछ ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बताना, जैसे जैसे आप आर को बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप आर को इंक्रीज करते जा रहे हो, क्या पोटेंशियल एनर्जी कम होगा कि बेसी होगा, मुझे एक बात बताना। ओवर द टाइम जैसे आप बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, तो यू और आर का जो ग्राफ होता है वो आपको क्या बताता है, फोर्स बताता है। आपको पता होगा मैकेनिक्स के नॉलेज से, एफ जो होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, राइट। तो 0.8 फर्मी का जो डिस्टेंस होता है वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगा। सपोज करो कि आप अपने घर में रहते हो, ठीक है, और फॉर एनी रीज़न, पढ़ाई के रीज़न हो गया, कोई रीज़न से आप घर से बाहर चले जाते हो कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, तो होगा क्या, घर वालों का आप में मोह बढ़ने लगेगा। वो आपको बुलाने लगेंगे कि बेटा आ जा, मेरा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, राइट। तो अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगा। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, क्योंकि उसको परिवार को मेंटेन करना है, परिवार को स्टेबल करना है। यस एग्जैक्टली, न्यूक्लियर फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा। अगर डिस्टेंस जो होता है 0.8 फर्मी से ज़्यादा हो जाता है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, देखो मैं एक रेस्पेक्टिव रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ जो इतना होना चाहिए था। अगर मान करो कि 0.9 है, 0.1 है, 0.2 है, तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा। ये देखो उल्टा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता था, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अब इतना बड़ा तुम न्यूक्लियस ले लोगे तो वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि वो शॉर्ट है, उसका रेंज बहुत कम होता है, राइट। लेकिन मुझे बताना, अगर तुम एक ही घर में हो और बहुत दिनों से पड़े हुए अपने घर में कहीं बाहर नहीं निकलने, तो घर में खिटपिट होगा, मम्मी दो ताना सुनाएगी, पापा दो ताना सुनाएंगे, सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे। तो मुझे बताना, क्या रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा। एग्जैक्टली रिपल्शन होगा, ठीक है। तो अगर 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस होता तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। और अगर 0.8 फर्मी से ज़्यादा आर ले लेते तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और बाय द वे तुम इसको मैथ के नॉलेज से भी समझ सकते हो, नेगेटिव स्लोप है, पुट करके देख लेना। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, राइट। सो अब बढ़ते हैं हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, जिसका नाम है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके इंटरेस्ट बनाने के लिए बोल रहा हूँ, सपोज है ये मेरे हाथ में एक पेंसिल है, राइट। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप इस पेंसिल से कितना एनर्जी डिराइव कर सकते हो, मतलब इस 1 ग्राम के पेंसिल में कितना एनर्जी होगा। हाँ, 1 ग्राम का पेंसिल में कितना एनर्जी होगा और आप इससे क्या कर सकते हो। वो क्या बोलते हैं उसको, एक कोट पढ़ा होगा अब्राहम लिंकन का कि अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, राइट। तो इधर आइंस्टीन भाई साहब ने इसका मतलब जान लिया, उन्होंने अब्राहम लिंकन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो उन्होंने ये चीज़ बताया, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस 1 ग्राम के पेंसिल में इतना एनर्जी है कि ये साल भर तक इंडिया का न्यूक्लियर जो जितना भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है। यस, ये इसमें इतना एनर्जी है कि हिरोशिमा और नागासाकी को फिर से उड़ा सकता है। इसमें एक एटम बॉम्ब जितना पावर है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस 1 ग्राम के पेंसिल में एक एटम बॉम्ब जितना पावर है, तो क्या आप इसका विश्वास कर लोगे। तो आप क्या हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे, सही से बताना, दिल पे हाथ रख के। क्या ये हिरोशिमा नागासाकी को ये पेंसिल उड़ा सकता है। हाँ, आपने कुछ अगर उल्टा सीधा पुतिन को लिख दिया फ्रॉम हिरोशिमा नागासाकी तो फिर भी उड़ सकता है, बट जोक्स अपार्ट, जी हाँ, इसमें इतना एनर्जी है कि ये हिरोशिमा नागासाकी को फिर से उड़ा सके या एक न्यूक्लियर रिएक्टर चल सके। कैसे, इस चीज़ को समझना है अगर, तो आओ चलो इस आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से हम समझते हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन बाबा ने कहा कि देखो, कोई भी मास है, चाहे वो 1 ग्राम का हो, चाहे वो 1 किलोग्राम का हो, या 1000 टन का भी क्यों ना हो, हर एक मास के पास क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। अब आपके मन में डाउट होगा, यार मास के पास एनर्जी कहाँ से आ गया। तो सपोज के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज करो सपोज करो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट का कुछ वजन होगा और मैं इसको इस सरफेस पे यहाँ पे रख दे रहा हूँ। देखो, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग मानते हैं 0, पर वो होता नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो आइंस्टाइन ने यही बोला कि हर एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इसके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में क्या आपस में बॉन्ड और बॉन्ड में क्या एनर्जी प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसमें क्या है, बहुत सारा एनर्जी स्टोर्ड है। तो आइंस्टाइन ने बताया, देखो भाई, कोई भी मास, चाहे 1 ग्राम का पेंसिल लो, इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं E=mc² के फॉर्मूले से, ठीक है। तो अगर मास सपोज करो 1 ग्राम का अगर ये पेंसिल है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम मतलब 10⁻³
किलोग्राम। और सी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, सी स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन यूनिट बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, कन्वर्जन यूनिट कहते हैं। तो सी का वैल्यू, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है, यानी 3 इंटू 3 मतलब 9 इंटू 10 टू दी पावर 16। जब आप इसको करोगे तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 13 जूल आ जाएगा, और ये लगभग हो जाएगा आपका 10 को 10 के अप्रॉक्स करोगे 10 टू दी पावर 14 जूल। इस 1 ग्राम के पेंसिल में 10 टू दी पावर 14 जूल एनर्जी प्रेजेंट है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि तो फिर उड़ा क्यों नहीं देते आप। अगर मैं आपको कहूँ कि ये 1 ग्राम का पेंसिल में इतना एनर्जी है कि हिरोशिमा नागासाकी को उड़ा दे, या एक न्यूक्लियर रिएक्टर को चला ले, तो आप क्या मेरे बात का विश्वास कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, इसमें इतना एनर्जी स्टोर होता है कि ये उड़ा सकता है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर चल सकता है। तो आपके मन में झट से क्वेश्चन आएगा कि चलो अब तो हम लोग न्यूक्लियर स्टेट हो गए या न्यूक्लियर कंट्री हो गए हम, तो क्यों ना उड़ा ही दें। क्यों नहीं उड़ा देते हो भाई, फिर मन में आएगा, आप लोग तो उतावले हो ही सब कुछ उड़ाने के लिए। तो देखो ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है ऐसा, इसके पीछे का रीज़न ये है कि भले ही इसमें इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, बट हमारे पास साइंस इतना डेवलप नहीं है, या हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है, आपके सर यानी मेरे पास भी इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इससे एनर्जी ड्राइव कर पाऊँ। मेरा बस चले तो मैं क्या करूँगा, एनर्जी ड्राइव करने के लिए इसको जला दूंगा। एट दैट हमको खाली एक ही चीज़ आती है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो इसको आग लगा देंगे तो एनर्जी मिल जाएगा। कोल को आग लगाते हैं तो जाहिर सी बात है स्टीम चलता है, इंजन चलता है, तो वैसे इसको आग लगा देंगे 1 ग्राम पेंसिल को, लेकिन आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगा। तो द मेन रीजन इज वी डू नॉट नो हाउ टू एक्सेस और अवेल एनर्जी। इस पेंसिल से एनर्जी कैसे निकालना ये हमें आता ही नहीं है। मतलब आपको साधन तो दिए हैं पर प्रतिभा नहीं दी है आपको, ठीक है। तो इससे कैसे एनर्जी निकाला जाए, क्या दी करता है, कैसे एनर्जी निकाल सकते हैं इससे, नहीं निकाल सकते। देखो होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आप सपोज करो कोयला ले लेते हो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम अगर आप कोल ले लेते हो तो इसका मतलब इसमें क्या 1000 ग्राम है। लेकिन जब आप इसको हीट करोगे और जब इससे आप एनर्जी डिराइव करोगे, फाइनली जब आप एकदम क्वांटम लेवल में मेजर करोगे ना, तब इसका वेट आएगा 999.99999 ग्राम आएगा। इसका मतलब 0.00 सॉरी, हाँ ओके, मतलब समझ में आ रहा है ना क्या है, 0.1, हाँ 0.1 समझ, 0.00000 लास्ट में जाके 1 कर देना। मतलब तो इतना कितना कम ग्राम है वो भी, ये कितना कम मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब पहले आपने 1 किलो कोयला को भट्टी पे चढ़ा दिया, अब आप फाइनली मेजर कर रहे हो तो आपको मिल रहा है कि 999.99999 अप टू इन्फाइनाइट टाइप ग्राम है। इसका मतलब 0.00001 तो मास गायब हो गया। और वो मास कहाँ पे गायब हुआ, आपको एनर्जी देने में। आपको बात समझ में आ रही है, आपको कोल से एनर्जी कैसे मिलती है। तब झट से आपके मन में एक और क्वेश्चन आया कि भैया तब यूरेनियम का क्या करें हम, वॉट टू डू अबाउट दिस यूरेनियम। देखो हमको है ना यूरेनियम, पता नहीं हमारा बहुत फेवरेट एलिमेंट है, जैसे तंबाकू हमारा बहुत फेवरेट एलिमेंट है, वैसे हमारा यूरेनियम बहुत फेवरेट एलिमेंट है। साइंटिस्टों ने कहा, साइंटिस्ट लोग को आता है यूरेनियम से एनर्जी ड्राइव करना, बिकॉज ये एनर्जी को बहुत कंपैरेटिवली कोल के मुकाबले अच्छे तरीके से एनर्जी रिलीज करता है। इसके पीछे भी रीजन है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जैसे जैसे आप हायर स्टेट में जाओगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स वीक पड़ता जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब ब्रेक डाउन होगा तब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जितना भी होता है वो रिलीज हो जाता है। ये सारा भी बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। मे भी मैं आपको नेक्स्ट, अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा, नेक्स्ट मतलब टॉपिक पे, क्योंकि ऐसे ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये यूरेनियम से हमको एनर्जी निकालना आता है, ठीक है। 1 किलोग्राम यूरेनियम से हम 0.1% एनर्जी को, मतलब 0.1% मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, मास टू एनर्जी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करें तो 0.7% एनर्जी तक हम अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम अगर मैं यूरेनियम ले लेता हूँ, 1 किलोग्राम यूरेनियम, तो मुझे बताना अगर मैं इसका 1% खा गया, अगर मैं इसका 1% का एनर्जी निकाल लिया, इसका मतलब 1% कितना हुआ, 1000 ग्राम का 1% मतलब 1 ग्राम यूरेनियम गायब हो गया। इसका मतलब 999 ग्राम अब बचा हुआ है। मैंने 1 ग्राम मास को इसमें से कम कर दिया, तो इससे मेरे को इतना ज्यादा एनर्जी मिला। कितना एनर्जी मिला, लगभग 10 टू द पावर 14 जूल के बराबर मेरे को एनर्जी मिला, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या यूरेनियम और कोल का सेम एनर्जी, आपका आंसर क्या होगा। जी हाँ, यूरेनियम और कोल का सेम एनर्जी होता है, बट वी डोंट नो हाउ टू अवेल दोज एनर्जी, ठीक है। बहुत बढ़िया। Who will give more energy depend on the process by which we are utilizing it, ठीक है। अब आ रहा है बहुत क्रूशियल टॉपिक, जिसका बहुत टफ टॉपिक भी बोलते हैं इसको हम, इसको हम कहते हैं वेरिएशन इन मास
विथ वेलोसिटी। देखो ये होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है कि मास का क्या रिलेशन है। मैं आपको एक आसान भाषा में समझाने का ट्राई करता हूँ, मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, आपको मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा और आप कन्विंस हो जाओ, ठीक है। देखो सपोज करो एक ट्रक रुका हुआ है, आपके सामने एक ट्रक है और वो बहुत कम स्पीड से बढ़ रहा है और आप उसके सामने आ जाते हो अगर, तो आपको क्या है, बहुत कम चोट लगेगा। आप बोलोगे अरे यार कोई बात नहीं, हल्का सा ही था, थोड़ा चोट लग गया और क्या, बिकॉज आप थोड़ी ट्रक का वेट उठा रहे हो, ट्रक का वेट तो धरती माँ उठा रही है ना। लेकिन अगर सपोज करो वही ट्रक 10 20 30 के स्पीड में, तो आपको बहुत तेजी से झटका लगेगा। आप बोलोगे अरे क्या भारी चीज मार दिया यार मेरे ऊपर, किसी ने छोड़ा है क्या मेरे ऊपर। तो होगा क्या कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहा होता है, तो आपको उसका मास ज्यादा फील होता है। आपको ये विजुअलाइज हुआ। देखो अगर फील नहीं हुआ तो अब वापस इसको रिवाइंड करके समझ लेना ट्रक का एग्जांपल से, कि अगर ट्रक बहुत स्पीड से आ रहा है, आपको लगेगा अरे बाप रे कितना तेजी से कोई ऑब्जेक्ट मेरे को मार दिया, कितना भारी ऑब्जेक्ट मारा होगा यार मेरे को। अगर आपका आंख बंद कर दिया ना, अगर एक सपोज करो पेंडुलम ले लो, पेंडुलम से बॉल लटका दो, ठीक है। तो अभी क्या है, जब आंख बंद कर दिया और तुमको हल्का सा मारा, तुमको बोलेगा अरे एकदम बहुत हल्का सा, क्योंकि सारा वेट तो सस्पेंडेड है एयर में टेंशन के जरिए। लेकिन वही आंख मेरा बंद है और मैंने दूर से अगर छोड़ दिया तो मेरे को ठट से लगेगा। मैंने कहा अरे यार इतना तेज कौन मारा, इसका मतलब इसका वजन तो बहुत ज्यादा होगा यार, बहुत तेजी से लगा है मेरे को। हम लोग माइंड तो यही इंटरप्रेटेड करता है अगर तुम अपना आंख बंद कर लो। तो इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ा दूं तो मेरा मास जो होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब झट से आप लोग का पापी मन में क्वेश्चन आएगा कि सपोज सर देखो इससे ये जो है ना, इसमें कितना एनर्जी होगा इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी होगा mc²। तो अब बोलोगे अब ये ऑब्जेक्ट मूव करा तब कितना एनर्जी होगा, तभी भी mc² होगा, बिकॉज इसका स्पीड बहुत कम है, बहुत कम मतलब लाइट के कंपैरिजन में अच्छा कम स्पीड है, ठीक है ना। तो इसका जो टोटल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, m0c² आएगा। m मतलब रेस्ट मास बोलते हैं, रेस्ट के कंडीशन में आपको थोड़ा ही मूव करे तो भी रेस्ट की कंडीशन में। लेकिन जब आप इसको बहुत डीप जूम करके देखोगे ना, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाच रहे होंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन फटाफट घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन का स्पीड आपको फॉर्मूला याद होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का जाके रिवाइज कर लेना। तो वो इतना तेजी से घूम रहा होता, तो इसमें नेट एनर्जी कितना आएगा मुझे बताना। तो क्योंकि देखना एक बात बताओ, अगर मैं इसको अगर ये ऑब्जेक्ट ना होके अगर एक पार्टिकल होता, चाहे प्रोटॉन हो इलेक्ट्रॉन है कुछ भी हो, और अगर वो मूव कर रहा होता, वो बहुत स्पीड से अगर मूव कर रहा होता, मतलब लाइट के कंपेयर मतलब अप्रॉक्सीमेटली लाइट की स्पीड से अगर वो मूव कर रहा होता अगर, तो इसका जो मास होता है वो क्या होता, मैं एनर्जी के ऊपर भी आऊंगा, पहले मास के ऊपर बता दूं। तो मास क्या होता, इसका मास जो होता है ना वो बढ़ जाता, रेस्ट मास से ज्यादा होता। मैंने कुछ देर पहले बताया अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका मास जो हमको अपरेंट मास जो होता है वो ज्यादा होता है। इसीलिए आपको एक और तरीके से समझा सकता हूँ। सपोज करो फोटोन, ये फोटोन है। फोटोन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, कल्मिनेशन होता है। बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, राइट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो ये फोटोन है। फोटोन मतलब ये पूरा एनर्जी के पैकेट्स है। ये एनर्जी के पैकेट्स जो है ना, ये आगे की तरफ जा रहे हैं और इस लीफ पे ये स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। ये लीफ है यहाँ पे और ये तुम्हारा लेजर था जहाँ से ये छोड़ा गया, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जा रहे हैं, तो ये पैकेट जा रहे हैं, लेकिन इनका स्पीड लगभग लाइट के बराबर होता है। फोटोन जो लाइट के बराबर, क्योंकि लाइट ही जा रही है ना एट द एंड, तो इनका स्पीड 3⁸ है। तो मतलब आप जैसे ही फोटो उतारोगे ना इसका, उतने देर में ये फोटोन तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, वो गायब, वो आगे चला जा चुका है। आप उसको बंद कर दिया, आप इसको जलाए और बंद कर दिए। जितना देर में तुम फोटो लोगे उतने देर में ये वाला फोटोन जो है वहाँ पे आ चुका है। यानी इस वाले एरिया में आपको कोई फोटोन दिखेगा क्या, नहीं, इस वाले एरिया में आपको कोई भी फोटोन अपीयर नहीं होगा। इसीलिए इसका मास जो होगा, मतलब मैं तो यार इसी पॉइंट पे तराजू रख के रखा हूँ ना, इसी पॉइंट पे मैंने क्या एक वेइंग मशीन लगा दिया, ठीक है, और मैंने लेजर को छोड़ा। ये वेइंग मशीन जब तक इसका मास को वो करता और मेजर करता, तब तक तो ये प्रोटॉन आगे बढ़ गया। तो इसीलिए इसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये बहुत इजी तरीके से अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आई बिलीव कि अगर आपको अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पता हो तो आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, अगर नीट यूजी का बात चल रहा हो तो, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि मूविंग मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मूविंग मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्यों है, मूविंग मास ज़्यादा क्यों होता है, अगर मैं आपको अनसाइंटिफिक वे में समझाना चाहूँ तो सपोज करो मैंने एक बहुत बड़ा तराजू रख दिया, ठीक है, और ये सपोज करो ये 1 किलोमीटर दूर एरिया है, 1 किलोमीटर दूर एरिया, और मैं इधर से लेजर को छोड़ते जा रहा हूँ। तो मुझे बताना एक बात, 1 किलोमीटर लंबा तराजू, 1 किलोमीटर लंबा एरिया, और आप लेजर को छोड़ते जा रहे हो, तो ये जो बहुत सेंसिटिव जो मेरा तराजू है वो क्या करेगा, वो इधर वाले को भी मेजर कर लेगा, इधर वाले को कर लेगा, इधर वाले, क्योंकि
ये वेलोसिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। देखो पार्टिकल एक ही वो जो जा रहा है, लेकिन वो वेइंग मशीन है, क्योंकि टाइम इतना कम मिला ना, आप खुद विजुलाइज करना, टाइम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या हुआ, वो झट 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 इधर आ गया। तो इसका मतलब पॉइंट वन सब ऐड हो गया है। तो पॉइंट वन ही जा रहा है, पॉइंट वन को मेजर करना चाहिए था, बट वो क्या कर रहा है, वो इतना तेजी से पॉइंट वन भाग रहा है कि उसको तराजू को लगेगा कि यार पॉइंट वन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रेजेंट है, यानी इधर ही पॉइंट वन का बॉक्स है, इधर ही पॉइंट वन का बॉक्स है, इधर ही पॉइंट वन का बॉक्स है, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली जाते जा रहे हैं, तो जो मूविंग मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये एक अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो मुझे बताना, अगर मूविंग मास जो होगा इसको हम एम इफेक्टिव के तरह भी बोल सकते हैं, एम इफेक्टिव या मूविंग मास। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो टोटल एनर्जी जो होगा एक मूविंग फोटोन का या मूविंग प्रोटॉन का, तो क्या होगा, एम इफेक्टिव सी स्क्वायर होगा, क्योंकि मास चेंज हो गया, सी स्क्वायर तो वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आपके को अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सपोज करो ये अगर ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट को मैंने c/2 की स्पीड से फेंका, तब इसका एनर्जी क्या होगा, तब एनर्जी इक्वेशन लिखना है। तो मुझे बताना इसका एनर्जी क्या होगा, एम नॉट सी स्क्वायर होगा, c/2 मत कर देना, ठीक है, बिकॉज हमको इस c/2 से मतलब ही नहीं है, ये तो एक कन्वर्जन कांस्टेंट है, राइट। ये हम लगाते हैं डिराइव करने के लिए, समझ में आया। और इधर एम इफेक्टिव के क्यों एम नॉट की एम इफेक्टिव क्यों नहीं की, बिकॉज हम प्रोटॉन के बारे में बात नहीं कर रहे या हम पार्टिकल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, एम इफेक्टिव सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सपोज करो ना यही तो पार्टिकल है जो मूव कर रहा था, जो तबाही मचा रहा था, रेस्ट में इसका मास एम नॉट था, लेकिन क्योंकि ये मूव करने लगा तो इसका मास कितना बन गया, एम इफेक्टिव बन गया। जब एम इफेक्टिव बन गया तो जाहिर सी बात है जो नेट एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, एम इफेक्टिव सी स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर ये पार्टिकल रेस्ट में होता और इसका काइनेटिक एनर्जी मतलब सेग्रीगेट कर दो, रेस्ट वाला मास अलग कर दो और काइनेटिक एनर्जी जो इसको हम लोग दिए मूव कराने के लिए, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या मेरा नेट एनर्जी मेरे को मिल जाएगा क्या। हाँ, ये इक्वेशन समझ में आ गया। मैं आपको खाली एक चीज रटने बोलूंगा, मैं रटने बोल रहा हूँ, मतलब बहुत रेयर मैं ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर मैं आपको समझाने जाऊंगा तो इसमें आपका बीएससी का और एमएससी का नॉलेज लगेगा, ठीक है। ये होता है एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पीसी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर लो आप, ठीक है। क्यों कैसे आता है इतना आपको ध्यान में रखने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने जाऊँ, इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढना भी मत, क्योंकि नीट यूजी का जेईई एडवांस में भी ये चीज़ नहीं आने वाला, जेईई एडवांस में ऐसे भी न्यूक्लियर रिएक्टर कितना आता नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताना जो एनर्जी का फॉर्मूला बना वो क्या बना, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये ऐसे मत सोच रहे कि काइनेटिक एनर्जी जो उसको मोमेंटम में कन्वर्ट कर दे तब आया है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उसको रटना है, का होल स्क्वायर प्लस पीसी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। अब मुझे बताना, अगर मैं फोटोन के अगर एग्जामिनर तुमको फोटोन दे देता तो तुम्हारे मन में खट से एक चीज स्ट्राइक करना चाहिए, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, जो एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट तो जीरो हो जाएगा, पीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फोटोन के लिए एनर्जी जो होता है किसके बराबर होता है, पीसी, प्रियंका चोपड़ा के बराबर होती है, ठीक है। फोटो देखना एक बात, मैंने जो इक्वेशन लिखा वो क्या लिखा था, इज इक्वल्स टू ये इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्रियंका चोपड़ा का होल स्क्वायर, राइट। इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इस इक्वेशन से, तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ई को क्या लिख सकता हूं मैं, एम इफेक्टिव सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्रियंका चोपड़ा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस रूट को यहाँ पे लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, एम इफेक्टिव का सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्रियंका चोपड़ा का होल स्क्वायर। तो मुझे बताना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख ही लिया हूँ तो चलो पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस का जो है ट्रायंगल वो बना भी लेते हैं, राइट, ठीक है। तो हाइपोटेनस मुझे बताना क्या हो जाएगा, एम इफेक्टिव सी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। तो मुझे बताना ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बेस। बेस को सपोज करो कि क्या है, एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा। एग्जामिनर तुमको पीसी दे देगा, तुमको एम नॉट सी स्क्वायर दे देगा, क्या तुम एम इफेक्टिव सी स्क्वायर निकाल लोगे क्या, बहुत अच्छा। चलो एक क्वेश्चन देके करता हूँ, अगर दिखा ली तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एम नॉट सी स्क्वायर मतलब रेस्टिंग मास का जितना एनर्जी है उस बॉडी का वो ऐसे दे देगा तुमको 4 जूल है, ठीक है। ये तुमको बहुत जगह क्वेश्चन मिल जाएगा। और प्रियंका चोपड़ा जो है 3 जूल के बराबर है। तुमको एग्जाम में पूछता है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, देखो मेरी बात, एम नॉट सी स्क्वायर दिया, पीसी दिया हुआ है, ठीक है। एक तरीका तो ये बनता है कि एम इफेक्टिव जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, एम इफेक्टिव सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पीसी का होल स्क्वायर। तो जब इसको करोगे तुमको क्या मिल जाएगा, ये एम इफेक्टिव सी स्क्वायर मिल जाएगा। बट तुमको ये तो पूछा नहीं है, तुमको क्या पूछा है, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसके बराबर होता है ना। मैं देखो ये रहा ये इक्वेशन देखना, तो इसमें ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है,
ठीक है, ये वैल्यू भी दिया हुआ है, तुमको काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे क्या? हाँ निकाल लोगे। लेकिन मैं तुमको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो m0 c² क्या है? रेस्टिंग स्टेट में उसका एनर्जी है, और पीसीबी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म ही है। तो इस पार्टिकल का जो नेट एनर्जी है वो कितना आएगा? √4 का प्लस √3 का स्क्वायर, तो मतलब कुल मिलाकर 5 आएगा, मतलब √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 5 आता है। इसका मतलब टोटल एनर्जी कितना है? 5 है इसका। ठीक है, तो लेकिन एक बात बताना, अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका टोटल एनर्जी 5 हो और उसका रेस्टिंग स्टेट 4 जूल हो, तो मुझे बताना जो बचा हुआ एनर्जी वो क्या? काइनेटिक एनर्जी हो। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 1 जूल आ जाएगा। तो डायरेक्टली तुम इसको थ्योरेटिकल भी कर सकते हो और तुम इसको इस नजरिए से भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ लास्ट इस चीज़ में है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, वैल्यूज़। देखो E का वैल्यू होता है E=mc² होता है। ठीक है, मास को हम केजी में लेते हैं क्योंकि एसआई यूनिट, और सी को क्या लेते हैं? मीटर पर सेकंड में लेते हैं, और एनर्जी को किस में लेते हैं? हम जूल में लेते हैं। तो मुझे बताना कि अगर मैं एक पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर दूं कंप्लीटली, एक पार्टिकल का वजन कितना होता है? 1 AMU, कुछ देर पहले समझाया था। ठीक है, कितना होता है? 1 AMU होता है। अगर मैं इस 1 AMU को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूं तो मुझे कितना एनर्जी मिलेगा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करना इस वैल्यू को, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने पर मुझे इतना मिलेगा। तो मुझे बताना, अगर मुझे एम एम यू मतलब कि एक एम यू मतलब क्या हुआ? एक पार्टिकल का मास, क्योंकि मास को डिस्ट्रॉय करेंगे तभी एनर्जी मिलेगा ना, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे मिल गया। अगर मैंने एम मास का पार्टिकल है, एम मास मतलब सपोज करो 10 पार्टिकल जो एम मास को बना रहे हैं, कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो एम मास में तुमको कितना मिल जाएगा? एम टाइम्स ऑफ 931.5 मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सा बात है, क्योंकि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू होता है, इनटू एम कर दोगी तो हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। राइट, ठीक है। देखो, तो मुझे बताना, अगर मैं 1 AMU का पार्टिकल को लेता हूँ और मुझे अगर उससे एनर्जी ड्राइव करना तो उससे एनर्जी कितना मिलेगा? 931.5। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, m का वैल्यू 1 कर दो तो c² का मतलब क्या हुआ? 931.5। समझ में आया? यानी c का वैल्यू अगर मीटर पर सेकंड में लिखो तो 9 × 10⁻16 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और एनर्जी की फॉर्म लिखोगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m का वैल्यू तुमने क्या कर दिया? 1 कर दिया, और एनर्जी कितना मिला तुमको? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन मिला, तो c² का वैल्यू तुमको मिल गया 931.5। ये c का वैल्यू है, c² का वैल्यू है। ठीक है, यानी एक प्रोटॉन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में तुमको कितना एनर्जी मिलेगा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुमको मिलेगा। ठीक है, पक्का? चलो, बहुत बढ़िया बात है, अगर समझ में आ गया तो। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर मास डिफेक्ट के बारे में, न्यूक्लियर मास डिफेक्ट। राइट, थैंक यू। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पढ़ते रहो भाई।